हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। और जो आपको पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे सेंड किए जाते हैं। और आपके मन में विचार आएगा कि सर ये टेलीग्राम चैनल का आखिरकार लिंक कहाँ पे है। तो जो टेलीग्राम का लिंक है प्यारे बच्चों, वो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ जो जितने भी रहते हैं। और क्लास 11th के फिजिक्स के जो भी आपके हैं, केमिस्ट्री के, वो आपके जहाँ तक है नोट्स पूरा कंप्लीट बन गया है तो बाय कर सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के माध्यम से। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इस जगह प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर उस पर भी वीडियो बना देंगे। और हाँ, यहाँ पे चैप्टर 6 जो क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, वो कंप्लीट वीडियो है। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कवर करेंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा आज मैं इसमें आपको कवर कर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहला इसमें जो हेडिंग है वो है आपका ऊतक। बोले तो टीशू, ये ऊतक टीशू है क्या? तो उच्च श्रेणी के पौधे का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ऐसे शरीर को प्रायः बहुकोशिकीय कहते हैं। और जो शरीर होता है अगर देखेंगे तो ये कोशिकाओं से टीशू कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। और ऐसे शरीर को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन बात आती है, सर ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहा जाता है। और जो टिश्यू होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। चलिए, अब आता है आपका पादप ऊतकों का वर्गीकरण, यानी कि जो पादप ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पादप ऊतक होते हैं निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है? विभुजितकी ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। पहला क्या होता है? विभुजितकी ऊतक। दूसरा क्या होता है? स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग विभुजितकी ऊतक क्या होता है। तो विभुजितकी ऊतक क्या होते हैं? तो विभुजितकी देखें तो नागेली ने सर्वप्रथम विभुजत शब्द का प्रयोग किया और इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, प्रचुर जीवद्रव्य वाली, सक्रिय, निरंतर विभाजित होते रहने वाली होती है। पौधों की वृद्धि भागों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और पौधों में सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों को विभुजतक कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये कोशिकाएं जीवित तथा पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। जो ये हमारी कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं और पतली कोशिकाएं भित्ति वाली होती हैं। दूसरा, इनमें यदि लवक पाए जाते हैं तो प्राक लवक के रूप में होते हैं। और जो लवक पाए जाते हैं उसमें किसके रूप में होते हैं? तो प्राक लवक के रूप में होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच प्रायः अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। इसमें कोई भी अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। चौथा देखिए, तो ये कोशिकाएं सदैव विभाजित होकर अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। पांचवा देखें तो इन कोशिकाओं का केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। और जो हमारे विभुजितकी ऊतक होते हैं उनको अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला देखें तो उत्पत्ति व विकास पर आधारित विभुजितकी ऊतक। तो उत्पत्ति या विकास के आधार पर देखिए तो इसमें जो पहला आता है वो आता है आपका प्राक विभुजतक या प्राइमोर्डियल ऊतक। तो यह समव्यासी पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं का समूह होता है जो मुख्य रूप से जड़ व तने के वृद्धि करने वाले अग्रभाग पर छोटे से समूह में मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे भ्रूणी विभुजतक जो होता है, क्या होता है आपका एग्जाम्पल होता है। ठीक ना। दूसरा आता है प्राथमिक विभुजतक। यह ऊतक का निर्माण प्राक विभुजतक से विभेदन के बाद होता है। इस ऊतक में
प्रारंभ से ही विभाजन होता रहता है। प्राथमिक विभोजक मुख्य रूप से जड़, तने व उपांगों के शिखांगों तथा अंतर्विष्ट भागों में पाए जाते हैं, जैसे अंतःपुली एथा जो होता है उसमें हमारा ये उपस्थित होता है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका द्वितीयक विभोजक। तो द्वितीयक विभोजक क्या होता है? इन ऊतकों का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक अस्थायी ऊतकों की जीवित कोशिकाओं से होता है, जैसे जड़ का कैम्बियन। ठीक है, द्वितीयक विभोजकों में विभाजन से द्वितीयक अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है और ये ऊतक हमेशा पार्श्व भागों में उत्पन्न होते हैं और पौधों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। अगर दूसरा देखें तो पहला तो आपका मेरे प्यारे बच्चों स्थान के आधार पर था, अब है स्थिति के आधार पर विभोजकी ऊतक के प्रकार। तो स्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? शीर्षस्थ विभोजक, अंतर्वेशी विभोजक और पार्श्व विभोजक। ठीक है ना? तो ये कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार के स्थिति के आधार पे। अब आता है आपका शांत केंद्र या फिर शांत बिंदु। ये शांत केंद्र या शांत बिंदु क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग क्लोंज ने मक्के की जड़ के अध्ययन के दौरान किया था। तो शांत केंद्र या शांत बिंदु का प्रयोग किसने किया था? क्लोंज ने किया था। किसके लिए? मक्के की जड़ के अध्ययन के दौरान शांत केंद्र या शांत बिंदु का प्रयोग किए थे। यह कप के समान निष्क्रिय या कम सक्रिय कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो मूल गोप एवं सक्रिय जड़ विभोजक के बीच स्थित होता है। इस भाग की कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम होती है और केंद्र क्या होता है? छोटा होता है तथा विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा आपका आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या है? इस ऊतक का निर्माण विभोजकी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन तथा विभेदन से होता है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत, पतली या मोटी कोशिका भित्ति वाली होती है। इनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से रुक जाती है और ये 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? सरल ऊतक, बोले तो सिंपल टिश्यू। ये सरल ऊतक क्या होते हैं? ये आमतौर पर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल ऊतक होते हैं यह हमेशा और हमेशा एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं आपके प्यारे बच्चों? सरल ऊतक का निर्माण होता है। सरल ऊतक और देखें तो इनकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होती हैं। यानी जो सरल ऊतक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं और उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में क्या होती है? समान होती हैं। इनको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। जो सरल ऊतक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला किसमें? मृदूतक या पेरेनकाइमा। दूसरा स्थूल कोण ऊतक या कोलेन काइमा है, काइमा। और दूसरा है दृढ़ ऊतक या फिर स्क्लेरेकाइमा। तो सबसे पहले देखेंगे मृदूतक। मृदूतक मतलब पेरेनकाइमा। तो यह मुख्य रूप से जड़ व तने के कंट्रेक्स, पीठ, पेरिसाइकिल, पत्ती की मीसोफिल, बीज के भ्रूणपोष आदि में मिलता है। इसकी कोशिकाएं जाइलम, फ्लोएम व मेडुलरी किरणों में भी मिलती है। इसके कार्य क्या हैं? तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? विभेदित होने वाले ये प्रथम ऊतक होते हैं। जो मृदूतक होते हैं यह विभेदित होने वाले प्रथम ऊतक होते हैं। इस ऊतक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों, वसा, प्रोटीन, स्टार्च का संचय करना होता है। तो ये इसके क्या है? मुख्य कार्य। अगला आता है प्यारे बच्चों स्थूल ऊतक। तो कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। ये जीवित यांत्रिक ऊतक हैं। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का भी कार्य करती हैं। तो जो स्थूल ऊतक होते हैं यह हमारे क्या होते हैं? हमारे द्विबीजपत्री की
बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? जीवित यांत्रिक ऊतक होते हैं। जो स्थूल ऊतक होते हैं जीवित यांत्रिक ऊतक के रूप में होते हैं। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का भी क्या करती हैं? कार्य करती हैं। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? यह ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन उत्पन्न करता है। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगला आता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक क्या होते हैं? यह मुख्य यांत्रिक ऊतक है। कोशिका भित्ति मोटिव लिम्निन युक्त होती है तथा इस पर गर्त भी पाए जाते हैं। जो दृढ़ ऊतक होते हैं यह मुख्य रूप से यांत्रिक ऊतक है और कोशिका भित्ति मोटिव निम्नलिन युक्त होती हैं तथा इस पर गर्त भी क्या होता है? हमारा पाया जाता है। और ये हमारे निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? दृढ़ोतक तंतु और दूसरा होता है स्क्लेरिड। तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब इसका मुख्य कार्य देखिए। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऊतक पौधों के अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये जो ऊतक होते हैं पौधों के अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तंतुओं का बहुत आर्थिक महत्व होता है। जो इनमें तंतुओं का क्या होता है? बहुत ही आर्थिक महत्व होता है। ठीक है। और अगला देखें तो जल की कमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में यह ऊतक अधिक मिलता है। ठीक है। चलिए अगला आता है आपका जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जटिल ऊतक क्या होते हैं? इस प्रकार के ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। जो जटिल ऊतक होते हैं इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं तथा सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में संगठित होकर कार्य करती है। ठीक है। और ये सभी सभी एक इकाई के रूप में क्या होते जाती हैं? संगठित होकर कार्य करते हैं। कौन? जटिल ऊतक। अगर जटिल ऊतक देखें तो यह निम्नलिखित हमारे दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? दारू या जाइलम और दूसरा क्या होता है? पोषवाहक या फ्लोएम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दारू या जाइलम। तो जाइलम या फिर दारू जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन है। ट्रेकियोफाइटा पौधों का वह समूह है जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी को रखा जाता है। तो ये पॉइंट में याद रखना, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेकियोफाइटा जो होता है यह पौधे का वह समूह है जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी पौधों को रखा जाता है। किसके अंतर्गत? ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात आती है संरचना की। संरचना में देखिए पहला तो वाहिनिकाएं और दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम और जो चौथा है वो क्या है? जाइलम तंतु। तो ये हमारा जाइलम क्या है? संरचनाएं हैं। अगला जो आता है प्यारे बच्चों वो आता है आपका पोषवाहक या फ्लोएम। तो ये पोषवाहक या फ्लोएम क्या है? तो इस ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों जैसे पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित करना होता है। जो पोषवाहक या फ्लोएम होते हैं तो इस ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों जैसे पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में क्या होता है? स्थानांतरित करना होता है। इनकी संरचना देखें तो जाइलम की तरह फ्लोएम के निर्माण में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। कौन कौन सी? पहले जो पोषवाहक में भाग लेती हैं, कौन सी भाग लेती हैं फ्लोएम में? तो चालनी नलिकाएं भाग लेती हैं। दूसरी सहचर कोशिका, तीसरी फ्लोएम पैरेकाइमा और जो चौथा है वो क्या भाग लेती हैं? फ्लोएम तंतु इत्यादि जो होती हैं हमारी पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपका आता है वो आता है विशिष्ट ऊतक। तो ये विशिष्ट ऊतक क्या है देखेंगे तो इस प्रकार के ऊतक पौधों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। जो विशिष्ट ऊतक होते हैं, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं
पौधों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, रबर झिरी या लैक्टेकस आदि का क्या होता है, श्रावण होता है, श्रावण, ठीक है ना, इसी में। और जो प्यारे बच्चों विशिष्ट ऊतक होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। विशिष्ट ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, ग्रंथिल ऊतक। पहला क्या होता है, ग्रंथिल ऊतक। तो इस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों से युक्त होते हैं। जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं क्या होते हैं, ग्रंथियों से युक्त होते हैं। और ये ग्रंथियां बाह्य या अंतः ग्रंथियां होती हैं। जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं ये क्या होती ग्रंथियां, ये ऊतक ग्रंथियों से युक्त होते हैं। ये ग्रंथियां बाह्य या अंतः ग्रंथियां होती हैं। और इसमें पहला देखिए तो यह दो प्रकार की होती है। पहला क्या होती है, बाह्य ग्रंथियां, दूसरी होती है अंतः ग्रंथियां। तो बाह्य ग्रंथियां क्या है, बाह्य ग्रंथियां पौधों की बाह्य त्वचा पर पाई जाती हैं। कुछ पौधों में ये ग्रंथियां बाह्य त्वचा पर निकले अनेक छोटे छोटे रोमों के ऊपर होती है और इन रोमों को ग्रंथिल रोम कहा जाता है। और जो ये रोम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथिल रोम का नाम दे देते हैं। दूसरा आपका आता है, वो आता है अंतः ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियां पौधों के अंदर अपने उत्पाद स्रावित करती हैं। यह अनेक प्रकार की होती हैं। पहला जैसे जो होती है वो तेल ग्रंथियां होती हैं, दूसरा रेजिन ग्रंथियां, तीसरी जल श्रावण करने वाली ग्रंथियां। अब जो आता है आपका, वो आता है रबर झिरी ऊतक। अब ये रबर झिरी ऊतक क्या है, तो अनेक पौधों में रबर झिरी नामक सफेद या कुछ पीला तथा गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। यह पतली दीवार वाली लंबी शाखांतित नलिका समान रचनाओं से भरा होता है। और ये जो संरचनाएं होती हैं यह हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होती है, रबर झिरी कोशिकाएं, और दूसरी होती है रबर झिरी वाहिकाएं। तो रबर झिरी कोशिकाएं क्या होती हैं, सामान्य लेटेवसधर रचना में ये वाहिनिकाएं की ही भांति होती हैं। रबर झिरी कोशिकाएं यूफोर्बिया, मदार और कनेर, पीपल आदि में पाई जाती हैं। और दूसरी बात आती है आपकी रबर झिरी वाहिकाएं, तो संयुक्त लैक्टिक्स धर इनका निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिलने से होता है। ठीक है, एक शाखा से दूसरी शाखा में मिल जाने के कारण ये जल के समान रचना बनाती हैं। ये अनेक पौधों, उदाहरण के जैसे आप पोस्ता और हेबिया, रबर, पपीता आदि भी, इनको आप मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। अब आपका आता है ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम। तो प्रत्येक तंत्र एक ऊतक अथवा विभिन्न ऊतकों से मिलकर बनता है। जो ऊतक तंत्र में देखिए तो प्रत्येक जो तंत्र होता है एक ऊतक अथवा विभिन्न ऊतकों से मिलकर बनता है। इनका कार्य व उत्पत्ति एक समान होती है। पहला देखिए तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा होता है भरण ऊतक तंत्र और तीसरा होता है संवहन ऊतक तंत्र। जो ऊतक तंत्र होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। सबसे पहला देखेंगे हम लोग बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम आदि आते हैं। दूसरा आपकी होती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचीय ऊतक में देखिए तो आपके इसमें भी कई भाग होते हैं। जैसे पहला आता है इसमें बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा पौधों के अधिकांश भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है। दूसरा आता है इसमें रंध्र। तो ये एक प्रकार के छिद्र हैं जो पत्ती व पौधों के वायवीय कोमल भागों पर पाए जाते हैं। और जो तीसरा है वो है आपका ट्राइकोम्स। तो अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा पर रोम या ट्राइकोम पाए जाते हैं। ये एक कोश की या बहुकोश की शाखित कड़े या मुलायम हो सकते हैं।
अब दूसरा आता है भरण ऊतक तंत्र। तो बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक की श्रेणी में आते हैं, जैसे पेरेन काइमा, कोलेन काइमा तथा स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। भरण ऊतक में ये अग्रलिखित आते हैं, जैसे पहला आता है वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। तो यह बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाने वाला भरण ऊतक है, जो प्रायः अंतर त्वचा तक फैला रहता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है अधस्तन त्वचा, दूसरा सामान्य वल्कुट, तीसरा अंतः त्वचा और परिस्तंभ और पित्त या पित्त किरणें, और जो अगला आता है संवहन ऊतक तंत्र। तो ये तीन अलग है और ये इसका भाग है। अंतः त्वचा में तीन होते हैं, परिरंध्र, पित्त या पित्त किरणें और संवहन ऊतक तंत्र। अब आपका आता है संवहन पुल। संवहन पुल या ऊतक के तत्व। तो संवहन पुल या फिर ऊतक के जो तत्व होते हैं निम्नलिखित तीन पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? जाइलम, दूसरा फ्लोएम, अगला नेस्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे जाइलम। तो यह प्रोटो तथा मेटाजाइलम से मिलकर बना होता है। इसमें वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा तथा जाइलम तंतु मिलते हैं। संवहन पुल या ऊतक में प्रोटोजाइलम की स्थिति के अनुसार यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अंतः आदिदारुक, दूसरा बाह्य आदिदारुक और तीसरा होता है मध्यादि दारुक। तो कितने होते हैं? तीन भागों में बांटा गया है। अगला है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम देखें तो यह संवहन पुल में जाइलम के बाहर की तरफ होता है। विकसित पौधों में फ्लोएम चालनी नलिका, सहचर कोशिका, पेरेन्काइमा व तंतु से मिलकर बना होता है। ओके, जो तीसरा प्यारे बच्चों आता है वो आता है आपका कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या है? तो यह फ्लोएम व जाइलम के मध्य स्थित जीवित कोशिकाओं की बनी परतें होती है। जो कैम्बियम होती है यह फ्लोएम व जाइलम के बीच के मध्य स्थित जीवित क्या होते हैं? कोशिकाओं की बनी परतें होती हैं, जो वास्तव में पार्श्व विभोजतक होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? पार्श्व विभोजतक होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है तो ऐसे संवहन पुल को खुला तथा कैम्बियम अनुपस्थिति होने पर बंद संवहन पुल कहा जाता है। जब हमारा जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है तो ऐसे संवहन पुल को खुला, और जब कैम्बियम अनुपस्थिति होता है तो उसे हम लोग बंद संवहन पुल कहते हैं। और यह निम्नलिखित हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अरीय, दूसरा संयुक्त और तीसरा सकेंद्री। तो सबसे ठीक है ना, तो तीन प्रकार के होते हैं। अब आपका आता है मूल या जड़ की आंतरिक संरचना। मूल या जड़ की आंतरिक संरचना। तो जड़ पौधों को भूमि में बांधे रखती है। जो जड़ होती है पौधों को क्या करती हैं? भूमि पर बांध के रखती हैं तथा ये भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं। इसकी निम्नलिखित या इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे जड़ की या फिर मूल की, क्योंकि जड़ या मूल एक ही है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको चलिए देखते हैं। तो पहला विशेषता जो होती है बाह्य त्वचा या एपिलोमा, इस पर असंख्य एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा प्रायः क्यूटिकल व स्टेमेटा नहीं मिलता। दूसरा देखें तो जड़ों में प्रायः कार्टेक्स, एंडोडर्मिस व पेरिसाइकिल स्पष्ट व पूर्ण विकसित होता है। तीसरा संवहन पुल अरीय प्रकार के होते हैं। और चौथा देखें तो जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें उपस्थित नहीं होता। ये सब क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब आपका प्यारे बच्चों आता है आपका द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना। तो द्विबीजपत्री मूल के शरीर के अंतर्गत बाह्य त्वचा, कार्टेक्स, अंतःस्थ त्वचा, परिस्तंभ, संवहन मंडल तथा पित्त आते हैं। द्विबीजपत्री मूल में संवहन मंडलों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसके अंतर्गत सूरजमुखी की संरचना,
निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब हम लोग देखते हैं कि सूरजमुखी के जड़ की आंतरिक संरचना। तो सूरजमुखी के मूल की अनुपस्थिति काट में बाहर से भीतर की ओर ऊतकों का विन्यास निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला कैसे होते हैं? बाह्य त्वचा। तो जड़ की, ये हमारे सूरजमुखी के जो जड़ की आंतरिक संरचना देख रहे हैं, पहला इसमें बाह्य त्वचा आता है। तो जड़ की सबसे बाहरी भित्ति बाह्य त्वचा है। यह एक परत की मृदुतक कोशिकाओं का बना है। फिर आता है वलकुट। तो वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती हैं। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतःस्थ त्वचा होती है। अंतःस्थ त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा अरी भित्तियों पर कैस्पोरी पट्टिकाओं के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है। अब आता है आपका परिरंभ। तो अंतःस्थ त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिरंभ कहा जाता है। फिर आता है आपका पित्त। पित्त क्या होता है? पित्त छोटी अथवा स्पष्ट होती है। पेरेन्काइमी कोशिकाओं के खंड जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच पाए जाते हैं, उन्हें कंजेक्टिव ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजेक्टिव ऊतक कहा जाता है। अगला प्यारे बच्चों आता है आपका रंभ। रंभ तो जड़ में 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के समय जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला उपस्थित होता है। अंतःस्थ त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर स्तंभ बनाते हैं। अब आपका आता है एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। तो एक बीजपत्री की जो जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती देखते हैं। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत हद तक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःस्थ त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होता है। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडल की संख्या प्रायः 6 से क्या होती है? अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही संवहन बंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है और एक बीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अब प्यारे बच्चों आपका आता है एक बीजपत्री के अंतर्गत मक्का के जड़ की संरचना का वर्णन। यानी कि एक बीजपत्री के अंतर्गत मक्का के जड़ का हम लोग संरचना देखेंगे किस प्रकार होता है। तो मक्का की जड़ की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर बाहर से अंदर की ओर क्रमशः निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? पहला जो दिखाई देता है मूली त्वचा, दूसरा कर्टेक्स, तीसरा अंतःस्थ त्वचा और चौथा पेरिसाइकिल, पांचवा संवहन पुल, छठवां संयोजी ऊतक और सातवां पित्त आपका होता है। अब आपका आता है यहाँ पे पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति। तो टेरिडोफाइटस में पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति एडोडर्मिस से होती है, जबकि आवृत बीजी पौधों में पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। तो द्विबीजपत्री तनों की तरह द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है। जड़ों की मोटाई में वृद्धि स्टील के अंदर तथा कार्क कैम्बियम द्वारा नए ऊतक परिधि की तरफ बनने के कारण होती है। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि निम्नलिखित 2 कारणों से होती है। पहले किससे होती है? संवहन कैम्बियम की उत्पत्ति तथा सक्रियता, और दूसरा कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति तथा सक्रियता। तो सबसे पहले देखेंगे संवहन कैम्बियम की उत्पत्ति तथा सक्रियता। तो द्विबीजपत्री जड़ों में संवहन पुल अरीय होते हैं तथा प्रोटोजाइलम एक्सेस कार्क होता है, अर्थात परिधि की ओर होता है। द्वितीयक वृद्धि के समय फ्लोएम के नीचे वाली पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है तथा ये विभाजित होने लगती है। इस प्रकार जितने फ्लोएम समूह होते हैं उतनी ही कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनती है और ये स्ट्रिप्स वक्राकार होती है। दूसरा आपका आती है
कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति तथा सक्रियता। तो पेरिसाइकिल परत की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आने के कारण ये कार्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण करती है। कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ द्वितीयक कार्टेक्स या फोलोडर्म बनाती हैं। द्वितीयक कार्टेक्स की कोशिकाएं पेरेनकाइमा की बनी होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती हैं। द्वितीयक ऊतक बनने के कारण कार्टेक्स व एंडोडर्मिस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण अंततः दोनों फट जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। मूली त्वचा सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि से पहले क्या हो जाती है, इसमें नष्ट हो जाती है। अब आपकी आती है प्यारे बच्चों तने की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला क्या है तने की आंतरिक संरचना में, बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। दूसरा, बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तीसरा, संवहन पुल संयुक्त कोलेटरल या बाइकोलेटरल तथा कभी कभी सकेंद्रीय होती है। और चौथा देखें तो प्रोटोजाइलम एंडार्क अवस्था में इसमें पाया जाता है। अब आपका आता है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। तो द्विबीजपत्री तने के रूप में सूरजमुखी व कुकुरबिटा या कुकुरबिट के तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है, सूरजमुखी के तने की आंतरिक संरचना। तो सूरजमुखी के तने की पतली अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर बाहर से अंदर की ओर निम्नलिखित रचनाएं दिखाई देती हैं। पहला क्या दिखाई देती है, बाह्य त्वचा, और दूसरा कार्टेक्स दिखाई देती है। और इसमें भी देखें तो इसमें पहला होता है अध स्तर त्वचा। तो यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे तथा कोलेन काइमा की कोशिकाओं से निर्मित 4 या 5 परतों की बनी होती है। और दूसरी आती है सामान्य कॉर्टेक्स। तो यह हाइपोडर्मिस व एंडोडर्मिस के बीच का भाग है। यह पेरेनकाइमा की कोशिकाओं की बहुत सी परतों से बना होता है। दूसरी आती है आपकी अंतःस्थ त्वचा। तो यह कार्टेक्स तीसरी है हमारा। यह कार्टेक्स की अंतिम परत है जो कार्टेक्स को स्टील से अलग करती है। अब बात आती है स्टील की। यह स्टील है क्या हमारा, तो अंतःस्थ त्वचा से घिरा मध्य भाग स्टील कहलाता है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें आता है आपका पेरिसाइकिल, दूसरा पित्त और पित्त किरणें, और तीसरा पित्त, और जो चौथा आता है संवहन पुल, और इसके हमारे 3 भाग आते हैं, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम। ठीक है ना। अब आपका आता है एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। तो एक बीजपत्री तने अंतर्गत जैसे हम गेहूं, मक्का और एस्परगस आदि के तनों का अध्ययन करते हैं। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री तने से क्या होती है, भिन्न होती है। अब मक्के के तने की आंतरिक संरचना देखेंगे तो मक्के के तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन देखेंगे तो बाहर से अंदर की ओर निम्नलिखित प्रकार की संरचना मिलती है, जो कि आगे की ओर है। चलिए देखते हैं। ठीक है ना। तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो एक बीजपत्री तने की संरचना द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। जैसे कि पहला बाह्य त्वचा, दूसरा अधस्थ त्वचा और तीसरा भरण त्वचा पाया जाता है, भरण ऊतक पाया जाता है। इस प्रकार एक बीजपत्री तने में द्विबीजपत्री तनों की तरह कार्टेक्स जैसी संरचना नहीं पाई जाती। साथ ही एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त व पित्त किरणें भी नहीं पाई जाती। अब आपका आता है संवहन पुल, इसमें ही है। तो संवहन पुल भरण ऊतक में बिखरे पड़े रहते हैं। प्रत्येक संवहन पुल में जाइलम व फ्लोएम होते हैं तथा कैम्बियम अनुपस्थित होता है। ऐसे संवहन पुल को बंद प्रकार कहते हैं और इसमें निम्नलिखित होते हैं, जैसे जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब आता है आपका प्यारे बच्चों जाइलम फ्लोएम किरणें। तो द्वितीयक वृद्धि के समय कैम्बियम वलय द्वारा कहीं कहीं पर जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों का निर्माण न होकर मृदुतक कोशिकाओं की पट्टियों का निर्माण होता है, जो जाइलम एवं फ्लोएम भागों में स्थित होती हैं, और इन लंबी पट्टियों को द्वितीयक मज्जा रश्मियां कहती हैं। अब आपका आता है वार्षिक वलय अथवा वृद्धि वलय। तो बहुवर्षीय पौधों के तनों में द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं सकेंद्रित घेरे के रूप में दिखाई देती हैं।
इन्हें ही वार्षिक वलय अथवा वृद्धि वलय कहा जाता है। अगला आता है इसमें अंतःकाष्ठ तथा रसकाष्ठ। तो तने के पुराने भाग अथवा केंद्रीय भाग की कोशिकाओं में टैनिन, रेजिन, गोंड और फिनोल्स आदि पदार्थों के जमाव के कारण यह भाग क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और इस भाग की वाहिकाओं में टाइलोसिस बन जाते हैं। इस भाग को रस काष्ठ अथवा एल्बन नर्म कहते हैं। अब आपका आता है टाइलोसिस। तो बहुत से पौधों की तनों की जेलम वाहिकाओं में गुब्बारे के समान फूली हुई अतिवृद्धियां बन जाती हैं, जिन्हें टाइलोसिस कहते हैं। साधारणतया ये संरचनाएं द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में उत्पन्न होती हैं तथा वाहिका गुहा को लगभग बंद कर देती हैं। अगला आती है आपकी संरंध्री तथा अरंध्री काष्ठ। तो द्विबीजपत्री पौधों के तने की अनुप्रस्थ काट में द्वितीयक जेलम में वाहिकाएं बड़े छिद्रों के समान दिखाई देती हैं, जबकि वाहिकाओं के अतिरिक्त अन्य ऊतक छोटे एवं समान माप के होते हैं। इस प्रकार के द्वितीयक जेलम को संरंध्री काष्ठ कहते हैं। अनावृतबीजी पौधों में जैसे चीड़ में वाहिकाओं का अभाव होता है, इस प्रकार की द्वितीयक जाइलम को अरंध्री काष्ठ कहा जाता है। तीसरा आपका आता है काग एधा से रंभ के बाहर द्वितीयक ऊतकों का निर्माण। तो रंभ के अंदर स्थित एधा वलय की सक्रियता के कारण द्वितीयक फ्लोएम तथा द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता रहता है। इससे तना मोटाई में बढ़ता रहता है और इन द्वितीयक ऊतकों के निर्माण कारण बाह्य त्वचा कुछ स्थानों पर कट जाती है या फिर फट जाती है, जिसकी सुरक्षा हेतु रंभ की बाहर की कोशिकाओं में पेरिडर्म का निर्माण होता है। पेरिडर्म 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहले किससे मिलकर बना होता है, कागजन अथवा काग एथा, और दूसरा फेलेम अथवा काग से, तीसरा काग अस्तर या फेलोडर्म से। अब आपका आता है वातरंध्र। तो ये पुराने वृक्षों के तने पर पाए जाने वाले लेंस की तरह छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। वातरंध्र रंध्र के नीचे स्थित होता है। अब आपकी आती है पत्ती की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के आधार पर पत्तियां निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है पृष्ठाधारी पत्ती और दूसरा होता है समद्विपार्श्वी पत्ती। तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठाधारी पत्ती की आंतरिक संरचना। तो साधारणतया इस प्रकार की पत्तियां तने पर क्षैतिज दिशा में लगी रहती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश इनकी ऊपरी सतह पर अधिक पड़ता है। द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। और दूसरा जो आता है वो आता है आपका समद्विपार्श्विक पत्ती की आंतरिक संरचना। तो इस तरह की पत्ती एक बीज पत्री पौधों में मिलती है। ठीक है, इस पत्ती को सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ समान रूप से मिलता है, क्योंकि यह सीधी अवस्था में उगती हैं। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्लास 11th बायोलॉजी का कंप्लीट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। नीट की कोचिंग कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी टेंशन खत्म है, आप बस बनाइए। देखिए हम नोट्स दे रहे हैं, आपको नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो ये पूरा नोट्स है, आप इसको पुश करके लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे। देखिए अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी प्रकार से नीट का एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो आपके लिए सफिशिएंट नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों। इससे आप पढ़िए, क्लास 11th बायोलॉजी की सबसे अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 6 है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।